ग्रंथि प्रणाली जिसको कहते हैं, इसका एक पार्ट है। और यहाँ दो तरह के ग्रंथि होते हैं। एक होते हैं ऐसे ग्रंथि जिसके सिक्रेशन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने पाइप लगे हुए हैं, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ऐसे ग्लैंड जिसके सिक्रेशन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए पाइप लगे हुए हैं, जैसे लीवर है, जैसे पेंक्रियाज है, जैसे सलाइवा है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा बनाते हैं। तो इनके सिक्रेशन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके अपने पाइप लगे होते हैं। तो ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। और ऐसे ग्लैंड जिसके सिक्रेशन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने के लिए अपने पाइप नहीं है और ब्लड में सिक्रेशन करके ब्लड के माध्यम से ये जाते हैं, तो ऐसे ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को एंजाइम कहते हैं। और अभी जो हमें स्टडी करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लोकेशंस के हिसाब से आसानी से याद हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को डायग्राम इसका बनाना चाहिए, डायग्राम बनाने से आसानी से याद रह जाएगा। सिर में खास करके दो एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला है पिट्यूटरी, जो मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि योग में हम लोग पिट्यूटरी, पेनियल, इन ग्लैंड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, इनके एक्टिविटीज़ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो एक पिट्यूटरी हो गया। पिट्यूटरी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, रेगुलेट करता है। तो एक तरह से मास्टर ग्लैंड है ये। और पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड ऐसे उससे भी ऊपर है। यह एक तरह से हमारे जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट को बनाने के लिए हेल्प करता है और ऐसे अवस्था में शरीर अंदर से ऑप्टिमाइज हो जाए ऐसा सुनिश्चित करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब शरीर के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, जो भी टूट फूट हो वो सारा ठीक हो जाए, ऐसे अवस्था। एक तरह से शरीर को अंदर से हील करने का काम, रिपेयर करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम पूरा होने के बाद एक असीम आनंद अनुभूति देकर शरीर के अंदर ये सारा हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस के काम को और तेज़ी से करवाने के लिए जो हैप्पी हार्मोन्स के प्रोडक्शन होते हैं, इन हैप्पी हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ये रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड। और नीचे आएंगे तो ये थायराइड और पैराथायराइड, दो ग्लैंड्स ये थ्रोट सेंटर पर है। और इसमें से जो थायराइड है, इसका जो मुख्य काम है, एक ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है ये, और ये इमोशनल हेल्थ को भी रेगुलेट करता है। इमोशन एंड ग्रोथ, अर्थात ग्रोथ से रिलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये थायराइड का काम है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज वेल एज इमोशनल हेल्थ को रेगुलेट करना। और जो पैराथायराइड है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंजप्शन एंड बोन हेल्थ। तो ये थायराइड और पैराथायराइड यहाँ के दो ग्लैंड्स के काम हो गए। और तीसरा, थोड़ा नीचे चेस्ट रीजन पर, लंग्स के थोड़ा साइड में, हार्ट से थोड़ा सा पीछे, देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड thymus, and thymus is also a growth regulating gland,
और यह नॉर्मली आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड पैसिव हो जाता है, इसका साइज भी श्रिंक होता है। और कुछ लोगों का किसी वजह से ये श्रिंक नहीं हो पाता है, तो उनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। और जैसे ऊपर ग्रोथ के लिए तो बोन बढ़ना होता है, बोन का बढ़ने का स्पीड उस समय एक टेंडेंसी एक लिमिट के बाद रुक जाता है, तो इंसान फिर फैलने लगता है। ऐसे कंडीशंस भी दिखे गए हैं। कुछ केसेस में लोगों का एबनॉर्मल ग्रोथ के पीछे इवन हाइट भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हाइट बढ़ता है या हमेशा जो विड्थ ही बढ़ता है। कई लोगों का ऐसा भी पाया जाता है कि उनका हाइट लगातार बढ़ता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो इसके पीछे भी ये थाइमस ग्लैंड का कंटिन्यूस फंक्शनिंग और उनका पैसिव न होना पाया जाता है। ऐसे केस में थाइमस ग्लैंड को ऑपरेट करके रिमूव भी किया जाता है। तो ऑपरेट करके रिमूव करने के बाद भी इंसान सामान्य जीवन जी सकता है, तो इसका मतलब इसका जो काम है वहीं तक सीमित था। और ये बच्चों में इम्यूनिटी को एक्टिव रखने के लिए, एक्वायर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। एक्वायर इम्यूनिटी बनने के बाद, मैच्योरिटी के बाद ये नॉर्मली श्रिंक होता है, ऐसा पाया जाता है। और फिर उससे नीचे आएंगे तो पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ करके डाइजेस्टिव एक तरह से ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 3 डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और वो डाइजेस्टिव डक्ट या पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के पास अपने सिक्रेशंस को भेज करके खाना को पचाने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ पेंक्रियाज का जो अंदर का एक मेजर पार्ट है, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे वो जत्था या ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं, जिसको एक साइंटिस्ट लैंगरहैन करके साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था। तो इसी वजह से उन ग्रुप को आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। तो वहाँ इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और यह इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है और एक तरह से सेल्स का जो गेट है उस गेट को खोलने के लिए चाबी की तरह काम करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इसका सिक्रेशन तुरंत हो जाता है, जब तक पेंक्रियाज हेल्दी अवस्था में हो। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ जाता है, इंसुलिन आ जाता है, तो इमीडिएटली एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर होगा वह सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो लगातार खाते रहते हैं उन लोगों का सेल्स के अंदर घुसा करके छुपाने का भी तो एक कैपेसिटी होता है। तो लगातार अगर ऐसे लेते रहेंगे तो इससे बात नहीं बनती, फिर वो कंडीशन वर्स होता है। उसके इसमें लीवर स्टोर करने लगता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट के रूप में। अगर लीवर की भी बस की बात ना हो तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में बॉडी में फैट के रूप में स्टोर करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर उससे भी नहीं बना बात तो फिर किडनी उसको फिल्टर करके रिमूव करने लग जाता है। किडनी अगर फिल्टर करके ग्लूकोज को निकालने लग जाए, या ग्लूकोज का मतलब शुगर को निकालने लग जाए, तो ऐसे कंडीशंस को डायबिटिक कंडीशन कहा जाता है। नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल 150 के आसपास या उससे ऊपर होने लग जाता है तो फिर यूरिन के थ्रू भी शुगर निकलने लगता है। तो ये हो गया पेंक्रियाज। और उससे नीचे एड्रिनल, जो किडनी के ऊपर 2 है और इसके फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग काम करते हैं। इंटीरियर एंड पोस्टेरियर कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी का भी फ्रंट पार्ट अलग काम करता है, बैक वाला पार्ट पोस्टेरियर पार्ट अलग काम करता है। इसी तरीके से ये एड्रिनल का भी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग काम करते हैं। एड्रिनल भी मल्टीटास्किंग ग्लैंड है, ये मल्टीपल काम करता है। स्ट्रेस के साथ साथ बॉडी के अंदर के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी के अंदर वाटर लेवल को रेगुलेट करना, इस तरीके से मल्टीपल काम
में इसका दखल होता है, प्रभाव होता है। और फिर इससे नीचे गोनाड्स है, जिसको हम लोग सेक्स ग्लैंड कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। और फीमेल में खास करके एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो जेनेटिक ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है। हालांकि ये मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन नॉर्मली मेल और फीमेल दोनों में सर्टेन मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर कहते हैं भगवान शिव को। इनफैक्ट शिव के अंदर पार्वती भी समाये हुए हैं, अर्थात पार्वती के अंदर शिव भी समाये हुए हैं कहते हैं। इसी तरह से हर एक पुरुष के अंदर स्त्री शक्ति और हर एक स्त्री के अंदर पुरुष शक्ति होता है, विद्यमान होता है। इट इज़ द रियलिटी। लेकिन इसमें डोमिनेशन हार्मोन का उस तरह से होता है कि फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन का डोमिनेशन होता है, मेल के अंदर मेल हार्मोन का डोमिनेशन होता है। और इसका संतुलन होना जरूरी होता है। अगर ये संतुलित नहीं होता या असंतुलित होता है तो मेल भी फीमेल की तरह एक्ट करने लगता है, फीमेल भी मेल की तरह एक्ट करने लगते हैं। और उनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको कहते हैं वो भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं, चेंज होते हैं हार्मोन का कंडीशन के आधार पर। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि जो कभी कभी मेल भी फीमेल की तरह करते हैं तो इसको डिजीज़ के रूप में इसीलिए कहते हैं कि ये असंतुलित हो गए हार्मोन, सारे हार्मोन्स को संतुलित करें तो ठीक हो सकता है। कई लोग इसी को नॉर्मल के रूप में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज़ लिटिल कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ऐसी चीज़ों में लोग बहुत इमोशनल वे में रिएक्ट करते हैं। इस वजह से ऐसे में ज़्यादा लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सभी लोगों के अपने अपने जगह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। और शायद एक और बात है कि इसको मेडिकल फैटर्निटी अगर सीरियसली चाहें तो एड्रेस करने के लिए कोशिश कर सकता है। अब इसमें भी बहुत डिटेल स्टडी से लेकर के कई सारे चीज़ें ज़रूरत पड़ते हैं। अभी तक मेडिकल फैटर्निटी शायद ये मेल फीमेल हार्मोन को बैलेंस करने वाले पार्ट में जितना काम हमें लगता है करनी चाहिए उतना नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं सबके। खास करके फार्मास्यूटिकल एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वह नॉर्मली ऐसे ही स्टडी और रिसर्च को ही प्रोपोगेट करता है जिससे उनको कमाई ज़्यादा हो सकता है। और वहाँ मेडिकल स्टडी करे हुए डॉक्टर्स वगैरह ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं, जब तक वो अपने पढ़ाई करते समय का इन्वेस्टमेंट और अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं होते तब तक बेचारे वो बोलते भी नहीं हैं। लगातार ऐसे फंसे हुए बंधे हुए तरीके से काम करते हैं। और जब ऐसे सारे बंधन से मुक्त होते हैं तो कई लोग मेडिकल फैटर्निटी के लोग भी ऐसे चीज़ों को प्रखरता के साथ उठाते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसीलिए हम जितना कर सकते हैं अपने एंड से चीज़ों को समझ करके खुद अपने लाइफ को पहले इम्प्रूव करें, उसके बाद अपने प्रभाव और कैपेसिटी से जितना हो सकता है लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करें और हेल्प करें। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब ये जो सिक्रेशंस है अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटर है पिट्यूटरी, ये डायरेक्टली प्रभावित कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस के कॉग्निशन से। और हाइपोथैलेमस के कॉग्निशन कैसे प्रभावित हो रहा है? सेंसरी इनपुट के थ्रू। और सेंसरी इनपुट जिसको हम योग में कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार करते हैं, क्योंकि ये सेंसरी इनपुट अक्सर राग द्वेष जैसे भाव से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या और वैमनस्यता ऐसे भाव से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर इन भाव से प्रभावित हो गए तो फिर सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, ये ग्रीन सिचुएशन के रूप में प्रोजेक्ट करके
एक तरह से रिवेंजफुल हो जाते हैं। जब ऐसे होते हैं तो ये डिमांड करते हैं कि मेरे को दूसरों से बेहतर चाहिए, मेरे को जो भी दुनिया है उससे ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, और जो सिचुएशन है उसमें वो संतुष्ट होते नहीं हैं। जब वो सिचुएशन के साथ संतुष्ट नहीं होते हैं तो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, है ना। तो ऐसा जब इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो फिर परसेप्शन कैसे बनेगा कि थिंग्स आर नॉट गुड एज एक्सपेक्टेड, नॉट एज एक्सपेक्टेड। जब ऐसा परसेप्शन होता है तो फिर पिट्यूटरी को रिएक्टिव होकर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सिचुएशन बनाने के लिए सारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वहाँ से शुरुआत हो रहा है। हमें परसेप्शन पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए एक तरह से सेंस कंट्रोल का प्रैक्टिस इसीलिए करना होता है। इवन आसन प्राणायाम प्रैक्टिस करने से करने के बाद सर्टेन लेवल का कंट्रोल डेवलप होने के बाद हम लोग सेंस कंट्रोल को मुख्य प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि आसन प्राणायाम से भी बहुत हद तक सेंस कंट्रोल आ जाता है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से प्राइम फोकस के साथ मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए, ट्रांस और हैप्पीनेस स्टेट को अचीव करने के लिए सेंस कंट्रोल ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अष्टांग योग में सेंस कंट्रोल को बहुत प्रायोरिटी के साथ प्रैक्टिस किया गया है। तो सेंस कंट्रोल के लिए क्या करना होता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा लंबे समय करो तो सेंस कंट्रोल आ जाता है, या जप का अभ्यास लंबे समय तक करो तो सेंस कंट्रोल आ जाता है। त्राटक का अभ्यास लंबे समय कर लो तो सेंस कंट्रोल आ जाता है। सेंसरी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो दिख रहे हो, पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, आपका सिस्टम, सेंसरी सिस्टम कहता है ये क्या लगा पड़ा है, इससे तो अच्छा है कुछ हैप्पीनेस वाली चीज़ों में चलो। Mind will, and accordingly it will push our mind to leave it and move to something else. जब आपका कंट्रोल हो जाता है तो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू बी है। जैसे आपने इस तरीके का परसेप्शन डेवलप कर लिया कि उस समय क्या होता है कि सेंसरी इनपुट आ रहा है लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपके डिसीजन को प्रभावित नहीं करेगा। इट मीन्स हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन को लेता है और वो पिट्यूटरी को नहीं भेजता है, वहीं स्टॉप कर देगा। इट विल डेवलप दैट कंट्रोल, जिसको भेजना है वही भेजेगा, जो ज़रूरत नहीं है फालतू दौड़ लगवाने के लिए पिट्यूटरी को भेजेगा ही नहीं। एंड दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप। जब ऐसा होता है तो फिर ये हमारे सारे ग्लैंड्स अच्छे हालत में काम कर पाएंगे। कभी कभी कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी के कारण से, फिजिकल वीकनेस के कारण से, मस्कुलर वीकनेस के कारण से, बॉडी स्पेसिफिक वीकनेस के कारण से भी ये कमज़ोर होते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर एक तो पहला वाला पार्ट तो है कि ये परसेप्शन से प्रभावित होने वाला, उसके लिए मेंटल प्रोग्रामिंग या सेल्फ कंट्रोल वाले प्रैक्टिस है। दूसरा, अगर मान लो जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड में एक थायराइड ग्लैंड ये एरिया में किसी वजह से वीकनेस आ गया, तो इसका एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिवेट होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छी तरह से होगा, और साथ में जो सेलुलर वेस्टेज है अच्छी तरह से सफाई हो जाएंगे। कुछ रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करेंगे तो स्ट्रेंथनिंग होगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी विल self heal it and maintain ideal state of health. तो कहीं भी अगर स्पेसिफिक सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो उसको एक्टिवेट करने वाला पार्ट एक, दूसरा मेंटल प्रोग्रामिंग करने वाला पार्ट